नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। करंट अफेयर्स के अलावा हम स्टैटिक जीके को भी सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं सारणी पर किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन हैं। खेल से हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 6 क्वेश्चन लिए गए हैं। स्थान से 5 क्वेश्चन हैं। पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार से 3 क्वेश्चन लिए गए हैं। रक्षा से 1 क्वेश्चन लिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 2 क्वेश्चन हैं। योजना से 4 हैं और विविध से 9 है। टोटल 35 क्वेश्चन हैं। शुरुआत करते हैं हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखते हैं खेल का। हाल ही में मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन देखते हैं। ए है मलेशिया, बी है नेपाल, सी है भारत और डी है पाकिस्तान। तो मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप की बात करें दोस्तों तो किसने जीता है? अपने देश ने, यानी कि भारत ने जीत लिया है। ठीक है, किसको हराया है? इसके आयोजन की बात करें हम तो भारतीय टीम ने मस्कट ओमान में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें फाइनल में पाकिस्तान को हरा करके रिकॉर्ड 5वीं बार भारत ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। किसको हराया है? पाकिस्तान को हराया है। क्लियर? आगे देखेंगे। हाल ही में वर्ष 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी कि इसकी घोषणा हो गई है कि 2025 में जो दृष्टिहीन महिला T20 वर्ल्ड कप होगा उसकी मेजबानी कौन सा देश करने वाला है। ऑप्शन देखते हैं। ए है नेपाल, बी है पाकिस्तान, सी है भारत और डी है श्रीलंका। तो किस देश को मेजबानी मिली है? अपने देश भारत को। पाकिस्तान के मुल्तान में इसकी मीटिंग हुई थी। विश्व दृष्टिहीन क्रिकेट परिषद यानी कि WBCCC इसकी मीटिंग हुई थी 26वें नंबर की। तो उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो वर्ष 2025 का दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप होगा वो कहाँ होगा? भारत में होगा। क्लियर है? तो भारत को मेजबानी मिल गई है इसकी। आगे देखते हैं। हाल ही में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुआ है? वेट लिफ्टिंग वाला विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। ए है भारत, बी है बहरीन, सी है जापान और डी है अफगानिस्तान। तो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप की बात करें 2024 की तो इसकी शुरुआत कहां हो गई है? बहरीन में। क्लियर? आगे देखते हैं। हाल ही में फीफा ई वर्ल्ड कप के रॉकेट लीग इवेंट का खिताब किसने जीता है? ए है सऊदी अरब, बी है फ्रांस, सी है जर्मनी और डी है रूस। तो फीफा ई वर्ल्ड कप का जो रॉकेट लीग इवेंट है वो किसने जीता है? सऊदी अरब ने। और सऊदी अरब ने किसको हराया है? फ्रांस को हरा करके ये रॉकेट लीग इवेंट अपने नाम कर लिया है। इसके आयोजन की बात करें दोस्तों तो इसका आयोजन 5 से 8 दिसंबर को रियाद के सऊदी स्पोर्ट्स फेडरेशन एरिना बुलेवार्ड में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें सऊदी अरब ने फ्रांस को हरा करके रॉकेट लीग इवेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट पुरुष एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? ए है भारत, बी है श्रीलंका, सी है बांग्लादेश और डी है पाकिस्तान। तो अंडर 19 क्रिकेट पुरुष एशिया कप की बात करें तो इसमें बांग्लादेश ने अपने को हरा कर, यानी कि भारत को हरा करके लगातार दूसरी बार ये खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के कार्यवाहक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? BCCI का कार्यवाहक सचिव। ए है VVS लक्ष्मण, बी है समी सिल्वा, सी है राहुल द्रविड़ और डी है देवजीत सेकिया। तो BCCI का जो सचिव था अपने जैसा वो अब ICC के बन गए हैं चेयरमैन। तो इनकी जगह पर अभी कार्यवाहक सचिव जो नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? देवजीत सेकिया को। और देवजीत सेकिया की बात करें तो ये असम के रहने वाले हैं और ये प्रथम श्रेणी क्रिकेटर थे पहले। और वर्तमान की बात करें इनकी तो ये BCCI के संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। अब जय शाह का
जो कि आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, उनकी जगह पर अब इनको कार्यवाहक सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। लगभग 6-7 महीने तक ये कार्यवाहक सचिव के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? ए है जय शाह, बी है समी सिल्वा, सी है चरित असलांका और डी है चमिंडा वास। तो एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी का अध्यक्ष कौन बना है? समी सिल्वा। पहले कौन थे? अपने जय शाह थे, लगातार 3 कार्यकाल जय शाह ने किया है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष तौर पर, परंतु अब ये आईसीसी में चले गए हैं, तो इनकी जगह अब ये श्रीलंका के हैं समी सिल्वा, इनको एसीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में जस्टिस मनमोहन ने किस कोर्ट के जज पद की शपथ ली है? ए है सुप्रीम कोर्ट, बी है इलाहाबाद हाई कोर्ट, सी है दिल्ली हाई कोर्ट और डी है पटना हाई कोर्ट। तो जस्टिस मनमोहन जी की बात करें तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट जो है उसके जज पद की शपथ ली है। और इनके साथ ही अब जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या है वो 32 हो गई है। 33 होती है जजों की संख्या, परंतु अब इनके द्वारा शपथ लेने के बाद में अब ये 32वें जज बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट के। इनसे पहले ये दिल्ली हाई कोर्ट के सीजीआई थे, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे दिल्ली हाई कोर्ट के। अब ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर कार्य करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए है शक्तिकांत दास, बी है संजय मल्होत्रा, सी है उर्जित पटेल और डी है रघुराम राजन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की बात करें तो संजय मल्होत्रा जी को अगला गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है, संजय मल्होत्रा। इनसे पहले शक्तिकांत दास थे, तो इनके स्थान पर अब संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करेंगे और ये लगभग 3 साल तक भारतीय रिजर्व बैंक के ये गवर्नर रहेंगे। ठीक है, इनकी बात करें संजय मल्होत्रा जी की तो ये 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और ये मुख्य रूप से राजस्थान के बीकानेर शहर के रहने वाले हैं और इन्हें भारत के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी बात करें तो देश में जो नई टैक्स प्रणाली लागू हुई थी इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था, किनका? संजय मल्होत्रा जी का, जो कि भारत के 26वें नंबर के गवर्नर के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में नेतुम्बो नंदी नदेतवहा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ए है जिम्बाब्वे, बी है नामीबिया, सी है श्रीलंका और डी है दक्षिणी अफ्रीका। तो नेतुम्बो नंदी नदेतवहा की बात करें तो ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, देख सकते हैं आप। आगे देखेंगे। हाल ही में अमूल का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर। ए है अनिरुद्ध झा, बी है श्यामलाल गुप्ता, सी है मनोज भारती और डी है जयन मेहता। तो अमूल का जो नया एमडी है वो किसे नियुक्त किया गया है? जयन मेहता जी को। क्लियर?
नेक्स्ट देखेंगे स्थान से संबंधित क्वेश्चन। अभी हाल ही में नीति आयोग ने कहां ट्रेड वॉच क्वार्टरली का शुभारंभ किया है? ए है शिलोंग, बी है लखनऊ, सी है भोपाल और डी है नई दिल्ली। तो नीति आयोग द्वारा ट्रेड वॉच क्वार्टरली की बात करें तो इसका शुभारंभ कहां किया गया है? नई दिल्ली में। ट्रेड वॉच क्वार्टरली एक आवधिक प्रकाशन होगा जो भारत के व्यापार विकास और उभरते अवसरों पर केंद्रित होगा, जिसकी अंतर्दृष्टि का उपयोग साक्ष्य आधारित नीति हस्तक्षेपों के लिए किया जाने वाला है। क्या उद्देश्य होगा इसका? भारत की व्यापार गतिशीलता के बारे में समय पर जानकारी प्रदान करना एवं क्षमता का लाभ उठाना और तेजी से बदलते वैश्विक व्यापार वातावरण में सतत विकास सुनिश्चित करना ही इस ट्रेड वॉच क्वार्टरली के शुभारंभ करने का मुख्य उद्देश्य है। कहां किया गया है? नई दिल्ली में। क्लियर? आगे देखेंगे। हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहां शुरू हुआ है? ए है नई दिल्ली, बी है जयपुर, सी है उज्जैन और डी है वाराणसी। तो साहित्य अकादमी द्वारा इसका आयोजन किया गया है किसका? पुस्तकायन मेले का। और इसका आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली में। और इसके उद्घाटन की बात करें दोस्तों तो अमेरिका में भारत के जो पूर्व राजदूत थे और जो लेखक हैं नवतेज सरना, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इसके आयोजन की बात करें तो नई दिल्ली में कहां पर? रविंद्र भवन जो परिसर है वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, राजदूत हैं भारत के पूर्व राजदूत नवतेज सरना, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए गूगल कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस राज्य सरकार ने? ए है मध्य प्रदेश, बी है तेलंगाना, सी है हरियाणा और डी है उत्तराखंड। तो किस राज्य सरकार ने देश का जो पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए गूगल कंपनी के साथ समझौता किया है? तेलंगाना ने। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में, कहां पर? हैदराबाद में देश का पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। यह GSEC यानी कि गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र है जो भारतीय संदर्भ में उन्नत सुरक्षा और ऑनलाइन सुरक्षा उत्पादों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ठीक है, तो ये देश का पहला राज्य बना है कौन सा? तेलंगाना, जिसने गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर की स्थापना अपने हैदराबाद शहर में की है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा द्वारा कहां से 100 दिवसीय संघन टीबी अभियान की शुरुआत की गई है? ए है भोपाल, बी है पंचकुला, सी है जयपुर और डी है नई दिल्ली। तो स्वास्थ्य मंत्री जो है अपने JP नड्डा साहब, इनके द्वारा 100 दिवसीय संघन टीबी अभियान की शुरुआत कहां से की गई है? पंचकुला से। इस अभियान की बात करें तो इस अभियान के तहत टीबी मामलों का पता लगाने, निदान में तेजी लाने और उपचार परिणामों में सुधार लाने के लिए देश भर में 100 दिवसीय संघन टीबी अभियान की शुरुआत हरियाणा के पंचकुला शहर से इसकी शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? अपने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा साहब, इनके द्वारा की गई है। ठीक है, आगे बढ़े। हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2025 से ग्रीन टैक्स की शुरुआत करने की घोषणा की है? ए है नागालैंड, बी है मिजोरम, सी है उत्तराखंड और डी है मणिपुर। तो ग्रीन टैक्स की बात करें तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने अभी ग्रीन टैक्स लगाएंगे। क्या है ग्रीन टैक्स? जो भी पर्यटक जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के अंडर में जाएंगे यानी कि घूमने के लिए जाएंगे उत्तराखंड राज्य में, तो वहाँ पर उनको घूमने के लिए उनका जो यातायात के साधन होंगे उनको उनका टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उत्तराखंड सरकार को इनका टैक्स देना पड़ेगा। चाहे वो टैक्स कितना भी हो, इसका भी पता नहीं लगा है कितना टैक्स लगाएंगे, लेकिन अब उत्तराखंड में जो भी पर्यटक जाएगा अपने निजी वाहनों से तो उनको वहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पुरस्कार से संबंधित सवाल है अभी।
हाल ही में एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया है? भारत को दिया गया है, किस कारण से दिया गया है वो जान लेते हैं। ए है कृषि विकास के लिए, बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, सी है पर्यावरण संरक्षण के लिए और डी ऑप्शन आता है श्रमिकों के हितों के लिए, उत्कृष्ट प्रथाएं के लिए यह अवार्ड दिया गया है। तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन डी, श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं। भारत को यह अवार्ड EPFO की नवाचारी गतिविधियों के लिए दिया गया है। ठीक है, इनमें बहुभाषी कॉल सेंटर, निधि आपके निकट, आउटरीच, ई कार्यवाही के माध्यम से न्याय वितरण और डिजिटल व गैर डिजिटल माध्यमों से प्रभावी हितधारक संचार शामिल है। इस वजह से ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से भारत को ये सम्मानित किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में अल्टर प्रदर्शनी के लिए टर्नर पुरस्कार किसने जीता है? अल्टर प्रदर्शनी के लिए टर्नर पुरस्कार 2024 का। ए है पीओ अबाद, बी है क्लाडेट जॉनसन, सी है डेलेन ले बास और डी ऑप्शन आता है जसलीन कौर। तो टर्नर पुरस्कार की बात करें तो किसे मिला है? जसलीन कौर जी को। ये भारतीय मूल की हैं और ये पुरस्कार की बात करते, ये पुरस्कार 1984 में शुरू किया गया था, जिसका नाम अंग्रेजी के जो चित्रकार हैं JMW टर्नर, उनके नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1984 में। और 2024 के जो पुरस्कार की बात करें हम तो भारतीय मूल की जो स्कॉटिश कलाकार है, क्या नाम है इनका? जसलीन कौर। इनको अपनी प्रदर्शनी क्या नाम है? अल्टर के लिए इनको एक पुरस्कार जीता गया है, जो कि क्या है इसमें बहुलता, व्यक्तिगत और राजनीतिक विषयों पर यह आधारित है। क्लियर? आगे देखते हैं, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? ए है मिशेल बेचेलेट, बी है अली अब्बू अवाद, सी ऑप्शन है मोहसिन नकवी और डी है इकराम अहमद। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार या इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? मिशेल बेचेलेट को। ये जो हैं ये पूर्व चिली राष्ट्रपति हैं, यानी कि राष्ट्रपति थी पहले चिली देश की है, और इनको इनके जेंडर समानता, मानवाधिकारों, लोकतंत्र और विकास में महत्वपूर्ण योगदान के साथ भारत और जो चिली है देश है उसके बीच जो संबंध है, आपसी संबंध, उसको मजबूत करने के लिए 2024 का है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, रक्षा संबंधी देखते हैं अभी। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस में कौन से INS को कमीशन किया है? ए है INS तुलार, बी है INS जलद, सी है INS सहज और डी है INS तुसिल। तो रक्षा मंत्री साहब है अपने राजनाथ सिंह जी, ये अभी रूस के दौरे पर थे, वहां पर इनके द्वारा INS तुसिल को कमीशन किया गया है। ठीक है, और ये भारत के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, ये रूस में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग, इसकी जो बैठक थी 21वीं बैठक, इसमें भी ये शामिल हुए थे और इस अवसर पर इन्होंने INS तुसिल को कमीशन किया है। इससे भारत की जो समुद्री शक्ति है उसमें काफ़ी इजाफा होने वाला है। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसके भी देखते हैं। हाल ही में भारत ने कौन सा पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक विकसित किया है? ए है एजिथ्रोमाइसिन, बी है आइसोनियाजिड, सी ऑप्शन है नेफिथ्रोमाइसिन और डी है एमोक्सिसिलिन। तो कौन सा पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक विकसित किया है? नेफिथ्रोमाइसिन। और ये भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है जो कि भारत ने विकसित कर लिया है। क्या है ये? मरीजों को घातक बैक्टीरियल संक्रमण से बचाने के लिए भारत ने अब तक के सबसे सटीक एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन दवा विकसित की है और यह दवा बैक्टीरियल निमोनिया से पीड़ितों के लिए संजीवनी के रूप में ये कार्य करने वाली है। इसके निर्माण की बात करें इस नेफिथ्रोमाइसिन की, तो इसका निर्माण वाकहार्ट लिमिटेड और जो केंद्र सरकार का जो जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद है उनके सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़े। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
इसरो ने किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए है रोसकोसमोस, बी है नासा, सी है जाक्सा और डी है ESA। बताइए। ESA यूरोपीय स्पेस एजेंसी है। तो इसके जो मिशन है प्रोबो 3, इसको अपने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। इस मिशन के बात करें दोस्तों तो इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि PSLV-3C59 से इसकी मदद से इसको लॉन्च किया गया है। क्या कार्य रहने वाला है? सूर्य के बाहरी वायुमंडल, कोरोना का अध्ययन तथा स्पेस टेक्नोलॉजी में भविष्य की प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। तो ये प्रोबा 3 मिशन है, इसको इसरो ने लॉन्च किया है अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-C59 से, जो कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है। ठीक है। आगे देखते हैं। ये देख सकते हैं आप PSLV-C59 योजना से संबंधित देखेंगे सवाल। अभी हाल ही में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत वर्ष 2027 तक कितने रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा गया है? ए है 1 करोड़, बी है 2 करोड़, सी है 30 करोड़ और डी है 5 करोड़। तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात करें हम तो इसकी शुरुआत फरवरी 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी और इसका 2027 तक का जो टारगेट है जो सोलर लगाने का वो 1 करोड़ है। अभी इसका टारगेट फिक्स हुआ है कि रूफटॉप जो सोलर लगाएगा वो 2027 तक लगभग 1 करोड़ सोलर प्लांट लगा दिए जाएंगे छत के ऊपर, जिसमें गवर्नमेंट द्वारा 60% सब्सिडी दी जाएगी और मुफ्त में 300 जो यूनिट है बिजली वो भी इसमें मिलने वाली है। ठीक है। आगे देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा 3 नई रेल परियोजनाओं का आधारशिला रखी है? ए है असम, बी है ओडिशा, सी है झारखंड और डी है कर्नाटक। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 3 नई रेल परियोजनाओं जो आधारशिला रखी है वो कहाँ रखी है? ओडिशा में। द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा को 3 नई रेल परियोजना की आधारशिला रखी है। कौन कौन सी है वो? इसमें बंगिरोपोसी गोरुम हिसाणी, बुडामरा से चाकुलिया और बादाम पहाड़ से केंदुझर, ये 3 रेलवे परियोजनाएं हैं जिनकी आधारशिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा रखी गई है, जो कि ओडिशा राज्य में पड़ता है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया है? ए है राजस्थान, बी है पंजाब, सी है हरियाणा और डी है मध्य प्रदेश। तो अभी मोदी जी द्वारा इसकी उद्घाटन किया गया था बीमा सखी योजना का, जो कि हरियाणा सरकार। क्या है इस योजना में? 18 से 70 वर्ष की आयु की 10वीं कक्षा पास महिलाओं को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीमा सखी योजना के लिए महिलाओं को बीमा के बारे में 2 साल की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी और LIC एजेंट के तौर पर काम कर सकेगी, जिससे ग्रेजुएट बीमा सखियों को विकास अधिकारी भी बनाया जाने वाला है। ठीक है। तो हरियाणा सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है बीमा सखी योजना, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। ठीक है। आगे देखेंगे। हाल ही में ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ किसने किया है? ए है मनोहर लाल खट्टर, बी है शिवराज सिंह चौहान, सी है JP नड्डा साहब और डी है चिराग पासवान। तो ऊर्जावीर योजना की बात करें तो इसका जो उद्घाटन किया है वो किसने किया है? मनोहर लाल खट्टर जी ने। केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं ये अपने खट्टर साहब, जो कि पहले हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी थे। इनके द्वारा मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनके द्वारा विजयवाड़ा में ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है। क्या उद्देश्य रहने वाला है? ऊर्जा दक्षता और नवीनीकरण ऊर्जा पहल को बढ़ावा देना ही इस ऊर्जावीर योजना का मुख्य लक्ष्य रहने वाला है। ठीक है। आगे देखेंगे। अभी विविध से हैं सारे सवाल है ना, 27 से 35 तक। हाल ही में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के 4थे संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? ए है राजीव रंजन सिंह, बी है प्रहलाद जोशी, सी है जितिन प्रसाद और डी है ज्योतिराव सिंधिया। तो इंडिया
इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की बात करें तो इसका चौथा संस्करण शुभारंभ हो गया है और किसने किया है? जितिन प्रसाद जी ने, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। उन्होंने नई दिल्ली में IGF के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया, यानी कि इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का उद्घाटन किया, जो कि कौन सा संस्करण था? चौथे नंबर का। ठीक है, और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया, इसकी ये थीम रहने वाली। इसकी स्थापना की बात करें तो 2021 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है? आगे देखेंगे, हाल ही में मेकांगा गंगा धम यात्रा का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है? ए है दूसरा, बी है तीसरा, सी है चौथा और डी है पांचवा। तो मेकांगा गंगा धम यात्रा की बात करें हम तो इसका नई दिल्ली में चौथे नंबर का संस्करण शुरू हुआ है। यह यात्रा जो है वो 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाली है, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? थाईलैंड से हुई है। और इस यात्रा में बौद्ध शिक्षाविद, पूर्व नौकरशाह और प्रबुद्ध नागरिक शामिल हो रहे हैं। क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? बुद्ध के शिक्षाओं के जरिए शांति, पर्यावरण जागरूकता और संघर्ष से बचाव को बढ़ावा देना। ठीक है, और यह यात्रा जो है ये कहाँ से कहाँ? पटना, बोध गया, नई दिल्ली और गुजरात जैसे प्रमुख बौद्ध स्थलों से को कवर करने वाली है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? थाईलैंड से हुई थी, है ना। और जो इसकी थीम है इस मेकांगा गंगा धम यात्रा की, वो थीम क्या है? मेकांग नदी बेसिन से महान गंगा तक, जो दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को उजागर करता है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। हाल ही में भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए कौन सा चैनल लॉन्च किया गया है? ए है PM ई विद्या, बी है विद्या DTH 24/7, सी है ISL DTH 24/7 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय सांकेतिक भाषा है उसके लिए कौन सा चैनल लॉन्च किया गया है? PM ई विद्या। क्या है ये PM ई विद्या? श्रवण बाधित लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 6 दिसंबर को भारत सरकार ने PM ई विद्या चैनल का शुभारंभ किया, जो कि श्रवण बाधित छात्रों, विशेष शिक्षकों, दुभाषियों और संबंधित संगठनों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण के लिए समर्पित है। ठीक है, तो PM ई विद्या जो चैनल है इसको लॉन्च कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा। क्लियर? आगे देखेंगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ए है फ्रांस, बी है जापान, सी है भारत और डी है अमेरिका। तो संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग की बात करें तो ये 68वें नंबर के यानी कि 68वें नंबर का सत्र है और इसकी अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? अपना भारत है। यह कार्यक्रम महासभा द्वारा, इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी महासभा द्वारा 1991 में की गई थी, जो कि नशाखोरी एवं मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के वैश्विक प्रयासों के अंतर्गत शुरू किया गया था। और इसका जो मुख्यालय पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? वियना में इसका मुख्यालय पड़ता है। क्लियर है? आगे बढ़े। हाल ही में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किसने किया है? ए है द्रौपदी मुर्मू जी, बी है ओम बिड़ला जी, सी है नरेंद्र मोदी जी और डी है भजनलाल शर्मा जी। तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जो कैपिटल है राजस्थान की जयपुर, वहाँ पर किया गया है। और जयपुर की बात करें तो जयपुर के सीतापुर स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी कि JECC में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया है। क्लियर है? आगे बढ़े। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? ए है द्रौपदी मुर्मू, बी है ओम बिड़ला, सी है नरेंद्र मोदी जी और डी है S जयशंकर। तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव की बात करें तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में यूरोग्रिस टायर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? युवराज सिंह, MS धोनी, विराट कोहली और शुभमन गिल। तो किसे बनाया है? भारत के
पूर्व कैप्टन साहब कूल, कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को यूरोग्रिस टायर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आगे देखेंगे, हाल ही में अन्न चक्कर और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? ए है प्रहलाद जोशी, बी है चिराग पासवान, सी है अमित शाह और डी है पीयूष गोयल। तो अन्न चक्कर और स्कैन पोर्टल की बात करें तो प्रहलाद जो जोशी साहब हैं इनके द्वारा इसका अनावरण किया गया है, देख सकते हैं आप। अंतिम सवाल देखेंगे आज का, हाल ही में डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI द्वारा कानून प्रवर्तन एजेंसी श्रेणी में किस राज्य की साइबर पुलिस को बेस्ट इन्वेस्टिगेशन श्रेणी में देश में प्रथम स्थान मिला है? ए है दिल्ली साइबर पुलिस, बी है महाराष्ट्र साइबर पुलिस, सी है मध्य प्रदेश साइबर पुलिस और डी है राजस्थान साइबर पुलिस। तो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो नए कानून की बात करें हम प्रवर्तन एजेंसी श्रेणी में, साइबर पुलिस को बेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन का अवार्ड मिला है वो मध्य प्रदेश साइबर पुलिस को मिला है। क्लियर है? धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।